तो जिला परिषद देख लेते हैं, सॉरी, जिला परिषद क्या, स्थानीय निकाय। तो स्थानीय निकाय में आते हैं एक तो ग्राम पंचायत, सॉरी, ये पंचायती राज और एक नगरीय निकाय, ठीक है। अब इसमें भी जिला परिषद होता है, एक एक पंचायत समिति और एक होता है ग्राम पंचायत। तो ये 3 स्तर हो गए। और इधर होते हैं जो नगरीय निकाय, इनमें कुछ संवैधानिक संस्था होती है, जैसे नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका। ये तो हो गए संवैधानिक। और ये कुछ होती है जो सांविधिक है, ठीक है, जो कि है पोर्ट ट्रस्ट, छावनी मंडल। फिर आती है पंचायती राज का इतिहास। तो पहला प्रथम नगर निगम था मद्रास में, और स्वयं शासन के जनक है लॉर्ड रिपन, क्योंकि वो 1882 में एक प्रस्ताव लेके आए थे। फिर बीकानेर प्रथम रियासत थी जिसने 1928 में ग्राम पंचायत को वैधानिक दर्जा दिया था, ठीक है। और आधुनिक राजस्थान के गठन से पूर्व कुछ कौन कौन सी रियासतों में था, तो वो देखें। तो बीकानेर में 1929 में लेके आ गए थे, जयपुर में 1938 में, फिर सिरोही में 1943 में, भरतपुर में 1944 में, करौली में 1949 में। फिर देखें तो राजस्थान, तो इसको हटा दें। फिर जो राजस्थान में जो पंचायती राज है, उसके लिए 1948 में अध्यादेश लागू किया था संयुक्त राजस्थान ने, ठीक है। फिर उसके बाद 1949 में है ना, इसके अंदर में एक पंचायत अधिकारी नियुक्त किया गया था। तो क्या था, राजस्थान निर्माण के बाद मुख्य पंचायत अधिकारी के अधीन एक पृथक पंचायत विभाग भी स्थापित किया था। तो एक पंचायत अधिकारी था और उसके अंदर में एक पंचायत विभाग भी स्थापित किया था। फिर जब हमारा संविधान लागू हो गया था, उसके बाद ग्राम पंचायत के प्रावधान कहाँ पे थे, तो अनुच्छेद 40 में थे। और स्थानीय सरकार राज्य सूची का कौन सा है, 5वां विषय है, अनुच्छेद 246 में। तो राज्य सूची है ना, उसमें ये 5वां विषय है। और इसमें राजस्थान सरकार द्वारा सबसे पहले बार पंचायती राज कानून बनाया गया 1953 में, जो लागू हुआ था कब, 1 जनवरी 1954 से। फिर बलवंत राय मेहता समिति आई थी, तो उसने त्रिस्तरीय योजना की बात की थी। और राजस्थान पंचायत समिति जिला परिषद अधिनियम 1959 लागू किया गया था उसके बाद, ठीक है, बलवंत राय मेहता की सिफारिश पे। तो समितियां देख लेते हैं। बलवंत राय मेहता, सबसे पहली स्थापना 1957 में की गई। इसमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम था, वो जब फेल हो गया था उसके बाद ही इसको लाए थे। तो इसने कुछ क्या क्या मतलब अपने सिफारिश दी थी। एक तो विकेंद्रीकरण सुनिश्चित किया जाए। फिर इसने बोला 3 स्तरीय हो, सबसे इम्पोर्टेंट, जिला परिषद, ग्राम पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। फिर इसने बोला कि ग्राम पंचायत जो पंचायत समिति है, वो ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए, उसकी पंचायत समिति में होनी चाहिए। उसने बोला जिला परिषद है ना, उसका अध्यक्ष कलेक्टर को बनाया जाए। तो अपने जो 2 अक्टूबर 1959 को बगतरी गांव नागौर से पंचायती राज की स्थापना हुई थी। और फिर दूसरा स्टेट था जहाँ पे ये स्टार्ट हुआ, वो था आंध्र प्रदेश। फिर अगली समिति आई जो अशोक मेहता समिति थी 1977 में। इसने पंचायती राज को द्विस्तरीय करने की बात की, जिसमें जिला परिषद होगी और एक पंचायत मंडल मंडल पंचायत होगी। तो याद रखना, मंडल पंचायत की बात किसने की थी, अशोक मेहता ने की थी। इसने बोला था संवैधानिक दर्जा दो। फिर पंचायती पंचायती राज में चुनावों की भागीदारी का हिस्सा दो, मतलब जो पार्टी है ना, जैसे रीजनल अपनी पार्टी है पॉलिटिकल, उन वो चुनाव उनके बेस पे हो, जैसे कांग्रेस लड़े। फिर अनुसूचित जाति जनजाति के हेतु आरक्षण के प्रावधान भी इसने बोला था। फिर इसने बोला था न्याय पंचायत की स्थापना की जाए एक। और इसने बोला कि पंचायती राज मंत्रियों की भी नियुक्ति की जाए। तो ये इसकी मेन सिफारिश है। फिर जीवी के राव समिति आई, ये 1985 में आई थी, इसे कार्ड समिति भी कहते हैं। और इसने बोला था कि 4 स्तरीय हो, ठीक है, जिसमें राज्य परिषद हो, एक जिला परिषद हो, एक पंचायत समिति और ग्राम पंचायत हो, ठीक है। फिर इसने बोला कि एक नया पद भी सृजन करें, उसका नाम होगा जिला विकास आयुक्त। और फिर इसके अनुसार इसने क्या बोला था, बिना जड़ की घास बोला था इसने पंचायती राज संस्थाओं को। फिर एलेंग सिंघवी समिति आई 1986 में। तो इसकी वजह से संवैधानिक दर्जा दिया गया था, इसने संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी, सबसे बड़ी बात। फिर इसने त्रिस्तरीय बोला था, इसने बोला था 5 वर्ष की हो, निर्वाचन आयोग हो, एक वित्त आयोग हो और महिलाओं के लिए आरक्षण भी हो। तो ये सब किसने बोला था, एल एम सिंघवी ने। फिर इसके बाद आई थी गॉडगिल समिति 1988 में, थुंगुन समिति 1989 में, ठीक है। फिर 73वें संविधान संशोधन 1992 से इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। सॉरी, 73वें संविधान संशोधन 1992। फिर राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दी गई 20 अप्रैल 1993 को। राजस्थान भारत सरकार द्वारा क्रियान्वयन किया गया इसको 24 अप्रैल 1993 को। और राजस्थान में कब हुआ, 23 अप्रैल 1994 को। फिर आगे देखें तो
जो अधिनियम के लिए जो संयुक्त प्रवर समिति बनी थी, उसका अध्यक्ष किया था। उसके अध्यक्ष थे कौन? राजस्थान के सांसद थे नाथूराम मिर्धा। वो थे उसके प्रवर समिति के अध्यक्ष, ठीक है, जो इसके लिए बनी थी। फिर प्रथम राज्य जहाँ इसको लागू किया गया, इस संशोधन को, तो वो था कर्नाटक, ठीक है। और जहाँ पे पहली बार चुनाव हुए वो थे मध्य प्रदेश। फिर अगला था 73वें संविधान संशोधन लागू होने के पश्चात प्रथम चुनाव 1995 में करवाए थे, कहाँ पे? राजस्थान में। तो फिर आगे चलें तो पंचायती राज संस्थाओं की संवैधानिक स्थिति क्या है? तो इसमें 9 अध्याय हैं और शीर्षक है पंचायत। फिर अनुसूची 11वां में है और उसमें 29 विषय दिए गए हैं, जिसमें राजस्थान में अभी 22 विषय हस्तांतरित किए कर दिए गए हैं। कितने? 22। और इसमें अनुच्छेद है 243 से 243 ओ तक। और अपना जो कानून आया था 1994 में आया था, राजस्थान पंचायती राज कानून। और इसका नियम आए थे 1996 में, जो कब आए थे? 30 सितंबर 1996 को। फिर संवैधानिक दर्जा देखें तो 243 में इसकी परिभाषा दी है। 243 ए में दिया है कि एक ग्राम सभा होगी और उसका गठन कैसे होगा? वयस्क मतदाताओं से। और संवैधानिक संस्था है कौन सी? ग्राम सभा, आर्टिकल 243 ए में। यह एक स्थायी निकाय है, किसकी तरह? राज्यसभा की तरह और विधान परिषद की तरह। फिर इसकी अध्यक्षता कौन करता है? सरपंच, उप सरपंच, ग्राम सदस्य, ग्राम सभा सदस्य। फिर बैठक बुलाने पर, इसमें जब बैठक बुलाने का अधिकार किसको है? सरपंच को है, उप सरपंच को और वीडियो को है। फिर बैठक वैसे तो वर्ष में 2 बार की बात की गई है संविधान में, तो पर राजस्थान में कितनी बार है? 4। फिर जो कब कब होती है? 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, फिर 1 मई को और 2 अक्टूबर को। फिर ग्राम सभा की संयुक्त बैठक भी हो सकती है, और ये कब बात कही? 2011 से की गई है। फिर राजस्थान की प्रथम ग्राम सभा कौन सी है? तो मुहाना मंडी है, जो 1999 में बनी थी। उसका उद्घाटन श्री अशोक गहलोत ने किया था। फिर हम ग्राम सभा के कार्य क्या है? तो ये विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता देती है। विकास योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु हितधारी है ना, उनकी पहचान भी करती है। फिर सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक श्रम और वस्तु रूप में नगद, श्रम और वस्तु रूप में या फिर नगद, दोनों ही प्रकार में अभिदान जुटाना इसका कार्य है। फिर ऐसे क्षेत्र के भीतर प्रौढ़ शिक्षा और परिवार कल्याण को प्रोत्साहित करती है। फिर पंचायत क्षेत्र में समाज के सभी समुदाय में एकता सौहार्द बढ़ाती है। किसी भी क्रियाकलाप, योजना, आय व्यय विशेष के बारे में पंचायत के सरपंच व सदस्यों से स्पष्टीकरण चाहती है। ये भी इसके कार्य हैं। फिर अन्य कार्य जो विहित किए जाएं। फिर 243B1 है, जो त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात करता है, ठीक है। जो उसमें होती है जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। फिर 243B2 है, जो बात करता है 20 लाख से अगर कम जनसंख्या है तो त्रिस्तरीय व्यवस्था अपनाने की छूट दी गई है इसमें, ठीक है। फिर हम ना आगे चले अपन, तो आगे चलने पे क्या बात करते हैं? आगे चलने पे कहते हैं कि अगर देखो आधार बता रहे हैं, जैसे अगर ग्राम पंचायत कब होती है? तो 3,000 की जनसंख्या पर 9 वार्ड मेंबर होते हैं ग्राम पंचायत में। पर प्रत्येक 1,000 जनसंख्या बढ़ने पे 2 वार्ड मेंबर बढ़ेंगे। पर पंचायत समिति में 1 लाख जनसंख्या पे 15 वार्ड होते हैं और प्रति 15,000 पे 2 वार्ड आएंगे। फिर जिला परिषद में 4 लाख की जनसंख्या पर 17 वार्ड होते हैं और प्रति 1 लाख की बढ़ने पे कितने? 17 वार्ड आएंगे। सॉरी, 17 क्या, 2 वार्ड आएंगे। तो 4 पे तो 17 होते हैं और 1 लाख बढ़ने पे 2 और आ जाएंगे। फिर ग्राम पंचायत की न्यूनतम आकार होता है 9 सदस्य है। पंचायत समिति में होते हैं कितने? 15 सदस्य है। और जो अपना कौन सा है, ये जिला परिषद, इसमें होते हैं 17। तो 9, 15, 17। फिर संरचना देखें तो ग्राम पंचायत में होते हैं सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच। पंचायत समिति में होते हैं प्रधान, उप प्रधान, सदस्य जो कि होते हैं कुछ, और कुछ पदेन सदस्य भी होते हैं जैसे एमएलए और सरपंच। फिर जिला परिषद है, उसमें कौन कौन होते हैं? तो प्रमुख होता है, उप प्रमुख होता है, सदस्य होते हैं, फिर सांसद, एमएलए और सभी प्रधान जिले के, ठीक है। फिर अधिकारी देखें तो ग्राम पंचायत में अधिकारी होता है वीडीओ, और पंचायत समिति में होता है वीडीओ, और जिला परिषद में होता है सीईओ। फिर ग्राम पंचायत में कौन करता है गणपूर्ति? कितनी होती है? एक तिहाई, पंचायत समिति में एक तिहाई और जिला परिषद में एक तिहाई। फिर बैठक ग्राम पंचायत में 15 दिन में होती है एक बार, पंचायत समिति में 1 माह में एक बार और जिला परिषद में 3 माह में एक बार। फिर निर्वाचन देखें तो निर्वाचन ग्राम पंचायत में सरपंच प्रत्यक्ष होता है और वार्ड पंच भी प्रत्यक्ष होते हैं, पर उप सरपंच वार्ड पंचों के द्वारा होता है।
फिर पंचायत समिति में देखें तो सदस्य तो प्रत्यक्ष चुने जाते हैं, पर प्रधान और प्रधान सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, यानी कि अप्रत्यक्ष। फिर जिला परिषद में देखें तो प्रमुख सदस्य तो प्रत्यक्ष होते हैं, प्रमुख और उप प्रमुख सदस्य द्वारा चुने जाते हैं। फिर आगे चले अपन, तो अगला है कौन सा, 243 सी। तो इसमें संगठन संगठन के क्या दे रखे हैं, संस्थाओं का गठन, ठीक है। तो इसने बोला है कि 3 स्तरों पे होगी, सदस्य प्रत्यक्ष चुने जाएंगे, कौन कौन से, वार्ड पंच, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य। फिर जिला परिषद में पंचायत समिति के राजनीतिक प्रमुख अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा उनका, ठीक है। फिर आगे कह रहे हैं कि सरपंच, जो कि राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित पद से कैसे होगा, वो होगा, कैसे चुना जाएगा, जो कि कैसे हो सकती है, तो प्रत्यक्ष हो सकती है, फिर अप्रत्यक्ष, पर कौन तय करेगा, राज्य विधानमंडल। फिर आगे चले अपन, तो राज्य विधानमंडल द्वारा एमपी एमएलए को भी पंचायती राज संस्था में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है, ठीक है। तो अब हमको पता चल गया, तो एमपी को तो कहा गया है जिला परिषद में, और पंचायत समिति में एमएलए को। फिर 243 डी, ये आरक्षण की बात करता है, तो एस सी एस टी की जनसंख्या के अनुपात में बात करता है। फिर ओबीसी हेतु आरक्षण, तो ये राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किया जाएगा, और वो कब होगा, राजस्थान में 1999 से 21% आरक्षण है। फिर महिला हेतु आरक्षण, तो 1/3, कब, दो 1/3 था, पर अब इसका निर्णय ले लिया है अपन ने 2010 में, कितना, 50% करेंगे। फिर 243 ई, तो ये बात करता है कार्यकाल की, 5 वर्ष का होता है, पद रिक्ति होने के स्थान पर 6 माह में उपचुनाव करवाना है, वो भी शेष बचे हुए विषय जो समय ना उसी के लिए रहेंगे वो। फिर 243 एफ आता है जो योग्यता की बात करता है, जिसमें कहते हैं स्थानीय मतदाता होना चाहिए, न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और घर पर शौचालय होना चाहिए। फिर अयोग्यता की भी बात करता है, जिसमें कहता है लाभ का पद नहीं होना चाहिए, मानसिक विकृति नहीं होनी चाहिए, न्यायालय द्वारा दोषी नहीं होना चाहिए, और मृत्यु भोज प्रतिषेध अधिनियम 1960 में दोषी भी न होना चाहिए। फिर 2018 से कुष्ठ रोग से ग्रसित व्यक्ति को भी पंचायती राज चुनाव लड़ने के लिए योग्य माना गया है, और 2018 से दिव्यांग संतान की गणना या परिवार की इकाई में नहीं किया जाता है, तो दिव्यांग संतान की गणना नहीं की जाती। फिर है पंचायती राज संस्थाओं में शैक्षणिक योग्यता को राजस्थान पंचायती राज कानून 1994 की धारा 19 के अंतर्गत अनिवार्य बनाया गया है, ठीक है। तो शैक्षणिक को बनाया गया था ये, पर यह प्रावधान 2019 में समाप्त कर दिया गया। फिर 27 नवंबर 1995 के पश्चात 2 से अधिक संतान होने पर भी व्यक्ति अयोग्य होगा। फिर अगला है 243 जी। तो इसमें पंचायती राज संस्थाओं के कार्य हैं, जिसमें सामाजिक न्याय आर्थिक विकास के कार्यक्रम बनाना। फिर अगला है सामाजिक न्याय व आर्थिक विकास के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना। फिर है 243 एच, तो ये है करारोपण का अधिकार देता है पंचायती राज संस्थाओं को, जिसमें राज्य विधानमंडल द्वारा पथकर मेला कर ये लगाए जाते हैं। फिर पंचायती राज संस्थाओं की विभिन्न निधि बनाई जाती हैं, जैसे ग्राम पंचायत की निधि, इस निधि से धन सरपंच व वीडियो के हस्ताक्षर से निकाला जाता है। फिर पंचायत समिति की निधि, जो वीडियो व प्रधान निकालते हैं, और जिला परिषद के लिए सीईओ और वे एओ निकालते हैं। फिर अगला है 243 आई, तो राज्य वित्त आयोग करता है इसका गठन, और इसका गठन राज्यपाल द्वारा किया गया है। कार्यकाल इसका 5 वर्ष है, और इसका कार्य है राज्य पंचायती राज संस्थाओं हेतु राज्य सरकार द्वारा राजस्व हस्तांतरण की सिफारिश करना, जैसे शुल्क, पथकर, फीस आदि में से। फिर राज्य सरकार द्वारा संचय निधि से पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान की सिफारिश करना, राज्य सरकार को पंचायती राज संस्थाओं की स्थिति सुदृढ़ करने के उपाय सुझाना। फिर राज्य वित्त आयोग केवल एक सलाहकारी आयोग है, जैसे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। फिर राज्य के वित्त आयोग, इसको देखें यहाँ पर, तो पहले थे कृष्ण कुमार गोयल, जो इनको गठन किया गया था 24 अप्रैल 1994 को। फिर अगले थे हीरालाल देवपुरा, फिर थे माणिक चंद्र सुराण, फिर थे बीडी कल्ला, और फिर थे ज्योति किरण, और यह अब हैं प्रद्युमन सिंह, और इनके जो सदस्य हैं साथ में वो हैं लक्ष्मण सिंह और अशोक लाहौटी। फिर अगला है 243 जे, जो पंचायती राज संस्थाओं का लेखा परीक्षण की बात करता है राज्य विधानमंडल द्वारा। फिर 243 के, तो निर्वाचन आयोग की बात करता है। 243 एल, ये क्या करता है, संघ राज्य क्षेत्रों में पंचायती राज में भी लागू होंगे, इसकी बात करता है। फिर 243 एम, ये कुछ क्षेत्रों की बात करता है जहाँ पे लागू नहीं होंगे, जिसमें आते हैं मेघालय, मिजोरम, नागालैंड,
और वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग जिले का पर्वतीय क्षेत्र, मणिपुर का पर्वतीय क्षेत्र। फिर 243 एन, तो वर्तमान विधि व संस्थाओं का बना रहने की बात करता है। फिर 243 ओ, तो ये सिविल न्यायालयों के पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप पर रोक लगाता है। फिर 73 संविधान संशोधन के अनिवार्य प्रावधान कौन कौन से हैं? तो ये कहता है त्रिस्तरीय व्यवस्था होगी, कार्यकाल होगा 5 वर्ष का, उपचुनाव के प्रावधान 6 माह में होंगे, राज्य वित्त आयोग होगा एक, फिर राज्य निर्वाचन आयोग होगा एक, और महिलाओं को 1/3 आरक्षण की बात करेगा, ग्राम सभा के गठन की बात करेगा, वयस्कों को मताधिकार की बात करेगा, 3 स्तर पर सदस्यों के प्रत्यक्ष चुनाव होंगे, फिर न्यूनतम आयु 21 वर्ष की बात करता है। फिर है ऐच्छिक प्रावधान, तो ऐच्छिक प्रावधान में कहता है कि 50% महिलाओं को आरक्षण होगा। फिर ओबीसी को आरक्षण की बात करता है, सरपंच के निर्वाचन की बात करता है, पीआरआई का लेखा परीक्षण की बात करता है, फिर पीआरआई को लेकर कर लगाने का अधिकार देता है। फिर 11वीं अनुसूची में विषय की बात करता है कि क्या क्या है, और जिला आयोजना समिति की संरचना की बात करता है। फिर पीआरआई में एमपी एमएलए का प्रतिनिधित्व की बात भी करता है। तो ये कौन से ऐच्छिक हैं, ये जरूरी नहीं है देने हैं, पर ये अनिवार्य हैं जो कि देने ही है। ठीक है, फिर आगे चले। तो शपथ शपथ सरपंच उप सरपंच वार्ड पंच को पीठासीन अधिकार दिलाता है, प्रधान उप प्रधान सदस्य को एसडीओ दिलाता है, और जो कि अपने जिला परिषद के सदस्य हैं और जिला प्रमुख हैं इनको कौन दिलाता है, जिला कलेक्टर। फिर है इस्तीफा, तो सरपंच उप सरपंच और वार्ड पंच देते हैं बीडीओ को, उप प्रधान पंचायत समिति सदस्य देते हैं प्रधान को, और प्रधान उप जिला प्रमुख जिला परिषद के सदस्य देते हैं जिला प्रमुख को। फिर जिला प्रमुख देता है संभागीय आयुक्त को। फिर राजस्थान में पंचायती राज की कौन कौन सी समितियां बनी है, तो क्या हरीशचंद्र शर्मा समिति 63 में बनी, सादी कली समिति बनी 64 में, फिर गिरधारी लाल व्यास समिति बनी 73 में जिसने ग्राम सेवक पद की बात की थी, फिर हरलाल सिंह खर्रा बनी 1990 में, फिर अरुण कुमार समिति बनी 96 में, कटारिया समिति ये बनी थी 2009 में, और इसने पंचायती राज को 5 विषय हस्तांतरित करने की बात की थी। फिर वी एस व्यास समिति तो जो 2010 में बनी थी, और ग्राम सचिवालय की सिफारिश की थी इसने, वी एस व्यास समिति ने। फिर पंचायती राज संस्था में अविश्वास प्रस्ताव धारा 37 से लाया जाता है, तो अविश्वास प्रस्ताव शुरुआती 2 वर्षों में नहीं लाया जा सकता और अंतिम 1 वर्ष में भी नहीं लाया जा सकता, और इसको लाने के लिए 1/3 सदस्यों का समर्थन से लाया जा सकता है, और पारित करने के लिए 3/4 बहुमत से इसको पारित करना होगा सदस्यों के से। फिर किसके खिलाफ लाया जा सकता है, तो जिला प्रमुख के खिलाफ, उप जिला प्रमुख के खिलाफ, प्रधान के खिलाफ, उप प्रधान के खिलाफ, सरपंच के खिलाफ, उप सरपंच के खिलाफ। फिर राजस्थान पंचायती राज कानून 1994 की कुछ महत्वपूर्ण धाराएं हैं। ठीक है, तो इसमें एक तो अपन याद रखते हैं ग्राम सभा की 8A में है। ठीक है, फिर पंचायत समिति की है किसमें, 10 में, जिला परिषद की है 11 में, और फिर आगे चले अपन, इसमें सरपंच और उप सरपंच की कौन सी है, 26वीं, ये बात करेंगे। अविश्वास प्रस्ताव की है 37 ये, और ये जो पीआरआई चुनावों में न्यायिक अधिकारिता को वर्जित ये है 117 में। फिर राज्य वित्त आयोग 118 में, 120 में है निर्वाचन आयोग, और 121 में आयोजना समिति। फिर आगे देखें तो राजस्थान में प्रथम बार पंचायती राज चुनाव 1960 में हुए थे जो कि पंचायती राज विभाग ने करवाए थे। अब तक 11 आयोजन हो चुके हैं। फिर राजस्थान में प्रथम बार नगरीय निकाय चुनाव 1960 में हुए थे, स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग ने कराए थे। अब तक 13 हो चुके हैं। और फिर राजस्थान में 13वें नगर निकाय चुनाव फरवरी 2021 में हुए थे, 91 निकायों में हुए थे जो कि। फिर राजस्थान में जिला परिषद का गठन 4 लाख की जनसंख्या पे होता है, जिसमें 17 वार्ड होते हैं, और प्रत्येक 1 लाख जनसंख्या वृद्धि पर 2 वार्ड और बढ़ा दिए जाते हैं। फिर राजस्थान में पंचायत समिति का गठन 1 लाख की जनसंख्या पर 15 वार्ड होते हैं, और प्रत्येक 15,000 पे 2 वार्ड की वृद्धि की जाती है। फिर नगर निकाय के चुनाव में लड़ने हेतु योग्यता का प्रावधान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 21 और 24 में है। फिर नगर निकाय चुनाव में गोद दी गई संस्थान को भी गणना में शामिल करते हैं, किसमें, नगर निकाय के चुनाव में। तो फिर नगर निकाय चुनाव हेतु प्रस्तावक, तो एक जरूरी होता है
और निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए 5 जरूरी होते हैं। ठीक है, फिर आगे चले अपन। नगर निकाय चुनाव में एक उम्मीदवार द्वारा अधिकतम 4 नाम निर्देशन पत्र पर दाखिल किए जा सकते हैं और एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक वार्डों से नगर पालिका चुनाव नहीं लड़ सकता है। फिर पेशा कानून आया, जो अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पंचायती राज का विस्तार की बात करता है। दिलीप सिंह भूरिया की सिफारिश पे 1994 में। राजस्थान में क्रियान्वयन हुआ 30 सितंबर 1999 के। राजस्थान के 8 जिलों में डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, पाली, प्रतापगढ़, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद। राजस्थान में पेशा के नियम बनाए गए 1999 में। राजस्थान पेशा नियम 2011 2 नवंबर 2011 को लागू हो गए। फिर इसके तहत एक वर्ष में 4 बार ग्राम सभा को आयोजित करना जरूरी है और जो कि हर 3 माह के अंतराल पे होनी चाहिए। फिर नियम की मुख्य विशेषताएं। ग्राम सभा को कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं। ग्राम सभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान है और शांति समिति का गठन की बात करता है। फिर पेशा एक्ट निम्न राज्यों में लागू है: राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, एमपी और हिमाचल प्रदेश। फिर आगे चले अपन। जिला आयोजना समिति, तो इसका प्रावधान है 243 ZD में। इसका उद्देश्य है जिले में एकीकृत विकास कार्यक्रमों का निर्माण करना, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं व शहरी निकाय द्वारा। ठीक है, फिर सदस्य होते हैं 4/5 सदस्य स्थानीय निकाय से होते हैं, जो जनसंख्या के अनुपात में हो सकते हैं। फिर संरचना होती है इसकी, जिसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 25 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष होता है जिला प्रमुख और 25 सदस्य है, जिसमें 16 PRI से, 4 शहरी निकाय से और 3 होते हैं पदेन सदस्य। फिर 2 होते हैं राज्य सरकार द्वारा मनोनीत और पदेन सदस्य में होते हैं कलेक्टर और CEO या और एक ACEO। तो ये किसकी बात कर रहे हैं? जिला आयोजना समिति। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। फिर राजस्थान पंचायती राज संशोधन अध्यादेश 2000, जो कि 7 जनवरी 2000 को जारी किया गया था। ग्राम सभा के स्थान पर वार्ड सभा की व्यवस्था की गई है। इस दृष्टि से राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है। ठीक है, तो ग्राम सभा के स्थान पर वार्ड सभा की व्यवस्था। फिर ग्राम पंचायत के क्षेत्र के लिए ग्राम सभा होगी, जिसमें पंचायत क्षेत्र के सभी गांव से संबंधित निर्वाचक नामावलियों का पंजीकृत सदस्य होंगे। फिर ग्राम सभा की एक वर्ष में कम से कम 2 बैठक अवश्य होंगी। तो ये सब की बात है। फिर पंचायती राज को मजबूत देने के लिए 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें कितने 29 विषय हैं और वो कौन कौन से हैं? तो कृषि और कृषि विस्तार की बात कर रहे हैं। फिर भूमि और भूमि विकास, भूमि सुधार लागू करने के लिए। फिर लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, नदियों के मध्य भूमि विकास। फिर पशुधन, दुग्ध का व्यवसाय तथा मुर्गी पालन, मछली उद्योग, वन जीवन और वनों में कृषि। फिर लघु वन उत्पाद, फिर लघु उद्योग, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी शामिल है। फिर खादी ग्राम एवं कुटीर उद्योग। फिर ग्रामीण विकास। फिर पेयजल। फिर ईंधन व चारा, सड़क, पुल, नदी तट, जल मार्ग व संचार के अन्य साधन। फिर ग्रामीण विद्युत व विद्युत विभाजन। फिर गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय, तकनीकी प्रशिक्षण व व्यावसायिक शिक्षा। फिर प्रौढ़ व अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय एवं वाचनालय। फिर सांस्कृतिक गतिविधियां, मेले व बाजार, स्वास्थ्य एवं संबंधित संस्थाएं जैसे अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। फिर परिवार कल्याण। फिर महिला एवं बाल विकास। फिर समाज कल्याण, जिसमें विशेषकर मानसिक विमर्दित या दिव्यांगों का कल्याण शामिल है। फिर समाज के कमजोर वर्ग जैसे SC ST के कल्याण समृद्धि के कार्य करना। फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली देखना और सार्वजनिक संपत्तियों की देखरेख करना। तो ये उसके 29 विषय हैं। फिर आता है कौन सा? नगर निकाय। ठीक है, तो ये अपन ने देख ही लिए। तो राजस्थान का प्रथम नगर पालिका कानून 1951 में बना था। ठीक है, और फिर 74वें संविधान संशोधन द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। भारत सरकार द्वारा क्रियान्वयन किया गया 1 जून 93 को और राजस्थान में किया गया 9 अगस्त 1994 को। फिर इसमें कुछ संवैधानिक स्थिति देखें तो नया अध्याय जोड़ा गया 9A, शीर्षक है नगर पालिका। नई अनुसूची जोड़ी गई 12वीं और जिसमें 18 विषय हैं। अनुच्छेद 243P से 243ZG। फिर 243P जिसमें परिभाषा की बात करता है, जहाँ जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो वो महानगर क्षेत्र है। ठीक है, फिर विकास प्राधिकरण का गठन राज्य विधानमंडल अधिनियम बनाकर करते हैं। ठीक है,
फिर नगर कब होता है? जब न्यूनतम जनसंख्या 5,000 हो, जनसंख्या घनत्व वो 400 प्रति वर्ग किलोमीटर में, और न्यूनतम 75% पुरुष जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। फिर है 243G, तो ये है नगरीय निकायों की त्रिस्तरीय व्यवस्था, और इसमें नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका की बात कर रहे हैं। नगर निगम होता है 5 लाख से अधिक जनसंख्या हो, नगर परिषद होता है 1 लाख से अधिक जनसंख्या किंतु 5 लाख से कम, और पालिका हो 20,000 से अधिक किंतु 1 लाख से कम। ठीक है। फिर है 243R, तो ये नगर निकायों का संगठन की बात करता है। तीनों स्तरों पे सदस्य और पार्षद प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा इनका। फिर तीनों स्तर पे कुछ राजनीतिक प्रमुख होंगे जिनका अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, जैसे कि मेयर, उप मेयर, सभापति, उप सभापति। सदस्य और पार्षद तो सीधे, पर जो राजनीतिक प्रमुख हैं उनका अप्रत्यक्ष। ठीक है। फिर राज्य सरकार द्वारा मनोनीत, जिसमें नगर पालिका में 6 सदस्य होते हैं, नगर परिषद में 8 और नगर निगम में 12। और ये संशोधन अधिनियम आया था 2021 में, नगर पालिका संशोधन विधेयक 2021 द्वारा ये किया गया है। तो फिर ये है। फिर इसमें भी देखें अपन, तो 243Y में राज्य वित्त आयोग की बात की गई है, और 243X में की गई है करारोपण की बात। फिर और 243T में की गई है आरक्षण की बात, और 243S में वार्ड समिति का प्रावधान है। इसमें न्यूनतम जनसंख्या 3 लाख होना आवश्यक है वार्ड समिति के लिए। फिर आगे चलें अपन, तो अनिवार्य कार्य हैं होते हैं इनके कुछ, और इनके कुछ ऐच्छिक कार्य होते हैं और कुछ विशेष कार्य होते हैं। तो अधिक अनिवार्य कार्य हो गए जैसे सार्वजनिक मार्ग व भवनों में विद्युतीकरण का व्यवस्था करना, सार्वजनिक मार्ग स्थलों से अवरोधों को हटाना, मार्गों की सफाई करना, आग बुझाना, भवनों की सुरक्षा और खतरनाक भवनों को हटाना, मृतक पशुओं को हटाना, सार्वजनिक शौचालय व मूत्रालयों का निर्माण करना, शुद्ध व पर्याप्त जल की आपूर्ति करना, भवनों का संख्याकन करना, जन्म मृत्यु का पंजीकरण करना, आवारा तथा पागल कुत्तों से सुरक्षा व्यवस्था करना, संपत्ति की सुरक्षा करना, पर्यावरण संरक्षण करना, परिवार कल्याण हेतु कार्य करना। फिर ऐच्छिक कार्य हैं जैसे नए सार्वजनिक मार्ग बनाने हेतु भूमि अवाप्त करना, पार्क, पुस्तकालयों, विश्राम गृह आदि का निर्माण करना, गरीबों के लिए भवनों का निर्माण करना, कर्मचारियों को आवास सुविधा देना, सड़क किनारे वृक्ष लगाना, दूध की सप्लाई करना, जन स्वास्थ्य व शिशु कल्याण व्यवस्था करना, मातृ प्रसूति केंद्र तथा शिशु केंद्रों का रखरखाव करना, प्राथमिक पाठशालाओं की स्थापना करना। फिर होते हैं कुछ विशेष कार्य, जैसे बीमारी फैलने से रोकने के उपाय करना, अकाल, अभाव व प्राकृतिक आपदा की स्थिति में राहत कार्य प्रारंभ करना, नगर निगम, नगर परिषदों की सीमा में निराश्रितों को सहायता देना। फिर नगर पालिका अध्यक्ष व नगर परिषद सभापति के कार्य व कर्तव्य क्या है? तो बैठकों की तिथि निर्धारित करना व बैठक बुलाना, फिर बैठकों का संचालन करना, संपूर्ण अभिलेखों का निरीक्षण करना, नगर पालिका परिषद के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण करना, फिर नगर पालिका नगर परिषद द्वारा पारित समस्त संकल्पों की एक प्रति राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम अधिकारी को प्रेषित करना, वार्षिक प्रतिवेदन, बजट आदि प्रस्तुत करना, उन्हें राज्य सरकार को प्रेषित करना। फिर आयुक्त, अधिशासी अधिकारी और सचिव की शक्तियां व कार्य, तो राजस्थान नगर पालिका नगर परिषद में निर्धारित नीतियों की क्रियान्वयन हेतु एक अधिशासी अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। तो यह वेतनिक पद है। राजस्थान में प्रथम श्रेणी की नगर परिषद में अधिशासी अधिकारी को आयुक्त कहा जाता है। फिर नगर पालिका में इसे अधिशासी अधिकारी भी कहा गया है। छोटी नगर पालिका में इसे सचिव कहा जाता है। और इसके कुछ कार्य होते हैं, जैसे नगर पालिका के समस्त अभिलेखों की रक्षा करना, अपने हस्ताक्षर से लाइसेंस व परमिट जारी करना, अध्यक्ष महापौर के द्वारा निकायों के हितों से असंगत कार्रवाई करने पर असहमति टिप्पणी के लिए कलेक्टर को या राज्य सरकार को अवगत कराना। फिर नगर परिषद नगर पालिका के समस्त अधिकारी तथा कर्मचारी आयुक्त, अधिशासी अधिकारी, सचिव के अधीनस्थ होते हैं। सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित अथवा अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग आयुक्त, अधिशासी अधिकारी या सचिव करेंगे। ठीक है। फिर नगर परिषद नगर पालिका के वित्तीय एवं कार्यकारी प्रशासन पर निगरानी रखते हैं। ये नगर परिषद नगर पालिका की संपत्ति व राशियों की चोरी, हानि, गबन के समस्त मामलों की सूचना देता है सरकार को। फिर है नगर परिषद नगर पालिका के अंकेक्षण के दौरान रिपोर्ट में बताई गई अनियमितताओं या कमी को दूर करने के लिए तत्काल कार्यवाही करता है। फिर राजस्थान में नगर निगम देखें तो 17 दिसंबर 1992 को राजस्थान सरकार अधिसूचना द्वारा जयपुर जोधपुर में नगर निगम स्थापित करती है।
फिर 23 जनवरी 1993 को कोटा नगर निगम स्थापित किया गया। 2008 में बीकानेर और अजमेर। तो जयपुर जोधपुर 92 में, कोटा 93 में, अजमेर बीकानेर 2008 में, उदयपुर भरतपुर 2014 में। फिर 3 नए नगर निगम बनाए गए, जयपुर जोधपुर कोटा 2019 में। फिर अलवर बनाया गया, तो जो कि 2023 में। और हाल ही में जो नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 329 की संगठित धारा कौन सी 337 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो पाली और भीलवाड़ा नगर परिषद थी उसको नगर निगम बना दिया गया है। फिर कुछ होती है छावनी मंडल। तो इनका इनका गठन संविधान की 7वीं अनुसूची से संघीय सूची की तीसरी प्रविष्टि में है। और छावनी मंडल कानून 1924 के अंतर्गत कार्य करता है। इसकी स्थापना 2006 के नए कानून द्वारा की जाती है। ये रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका अध्यक्ष होता है कमांडिंग ऑफिसर। कार्यकाल होता है 3 वर्ष का। सदस्य होते हैं निर्वाचित जो नागरिकों में से चुने जाते हैं, और मनोनीत होते हैं जो सैन्य प्रशासन में से चुने जाते हैं। तो दोनों से मिलकर कार्य बंद करती है ये। फिर उपाध्यक्ष होता है, वो असैनिक रूप से निर्वाचित सदस्यों में से चुना जाता है, तो सैनिक नहीं होता उपाध्यक्ष तो। फिर भारत में कुल छावनी मंडल है 61। और राजस्थान में कौन सी है, नसीराबाद। फिर आगे चलें तो न्यास या न्यास पतन या पोर्ट ट्रस्ट, तो इसकी स्थापना संसद के कानून द्वारा की जाती है। उद्देश्य है बंदरगाह की सुरक्षा सुनिश्चित करना या विकास और या यहाँ के विकास कार्यों को सुनिश्चित करना, उदाहरण जैसे सूरत का। फिर एकल उद्देश्य अभिकरण है जयपुर विकास प्राधिकरण, 1982 के कानून द्वारा स्थापित है। फिर जोधपुर विकास प्राधिकरण 2008 में बना था। फिर राज्य सरकार के कार्यकारी आदेश द्वारा स्थापित कुछ हैं, जैसे कि नोटिफाइड एरिया कमेटी, इसकी स्थापना संसद के कानून द्वारा की जाती है। इस समिति के सभी सदस्य मनोनीत होते हैं। उदाहरण जैसे माउंट आबू, पुष्कर, आमेर 1993 में समाप्त कर दिए गए। फिर 50,000 से अधिक आबादी वाले शहरों में एरिया कौन सा सभा का गठन अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है। फिर आगे बात करें तो छोटे शहरों में जो विकास के लिए विकास के लिए नगर विकास न्यास की स्थापना की जाती है। राजस्थान सरकार ने 18 मार्च 2008 को शहरी निकायों के निर्वाचन में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का प्रावधान किया है। कब? 18 मार्च 2008 से शहरी निकायों में भी। फिर आगे चलें अपन तो राज्य में शहरी निकायों के संबंध में नया अध्यादेश लागू किया गया है, जिसमें महापौर, सभापति, अध्यक्ष चुनने का अधिकार जनता को सीधा ही प्राप्त हो गया है। अब जनता द्वारा चुने गए महापौर, सभापति, अध्यक्ष को 3/4 बहुमत से ही हटाया जा सकता है, और ये 1 अक्टूबर 2008 को राज्यपाल ने इसको मंजूरी दे दी। फिर आगे चलें तो राज्य सरकार एक अध्यादेश लेके आई थी, जिसमें इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का अधिकार खत्म कर दिया था, परंतु इसको रोक लगा दी न्यायालय ने। फिर आगे चलें तो कार्य शक्तियों और इनकी वृद्धि के लिए 18 विषय दिए गए हैं 12वीं अनुसूची में, जिसमें कौन कौन से हैं? एक तो नगरीय योजना, फिर है भू उपयोग नियमन और भवन निर्माण, फिर आर्थिक व सामाजिक विकास की योजनाएं, सड़कें व पुल, घरेलू औद्योगिक व वाणिज्य प्रयोजन हेतु जल प्रबंधन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई एवं कचरा प्रबंधन, अग्निशमन सेवाएं, नगरीय वानिकी, पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकी तंत्र का प्रबंधन, समाज की विशिष्ट आवश्यकता वाले कार्यों के हितों का संरक्षण, गंदी बस्ती सुधार व उन्नयन कार्यक्रम, शहरी निर्धनता निवारण कार्यक्रम, सार्वजनिक उद्यान, खेल मैदान इत्यादि विकसित करना, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्यपरक पहलुओं का विस्तार करना, शमशान, कब्रिस्तान, विद्युत सभा सब दाह ग्रहों का प्रबंधन, काजी ग्रहों का प्रबंधन, जन्म मृत्यु पंजीयन, रोड लाइट, पार्किंग, बस स्टॉप जैसी सार्वजनिक सुविधा का विस्तार और वेधशालाओं में चमड़ा उद्योग का विनियमन। तो ये सब है किसमें? नगर निकाय के।